हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लगाने जा रहे हैं सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही प्यारा सा मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि यार हम किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने वाले हैं एग्जाम में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ सैमुअल रिचर्डसन एपिस्टलरी नॉवल पैमेला। तो पैमेला का प्रोटैगनिस्ट कौन है? ओके, क्लैरिसा हार्लोव। तो क्लैरिसा करके भी एक सैमुअल रिचर्डसन का वर्क है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्लैरिसा एक अलग वर्क है और पैमेला एक अलग वर्क है। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। अब इसकी प्रोटैगनिस्ट कौन है सैमुअल रिचर्डसन के पैमेला वर्क की? तो पैमेला एंड्रयूज इसकी जो है वो प्रोटैगनिस्ट है। जो हमारा वर्क है पैमेला, इसका जो सबटाइटल क्या है? इसका सबटाइटल या तो पैमेला के नाम से आएगा और कभी कभी मैचिंग करने के लिए दे देगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि पैमेला को सबटाइटल क्या है उसका। तो द सबटाइटल इज वर्च्यू रिवॉर्डेड। प्लीज याद रखिएगा, यहां से ऐसा क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। Which of the following play is an example of Shakespearean comedy? तो शेक्सपियर की कॉमेडी का कौन सा एग्जांपल है इसमें, ये हमें देखना है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है टाइटस एंड एंड्रोनिकस। ये नहीं भैया, ट्रेजेडी है। ओके, किंग लियर ट्रेजेडी है। देन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये हमारे पास कॉमेडी है। तो यस, वी गॉट आवर आंसर। तो कई बार क्या होता है, आपको आंसर कब कैसे मिलता है? एलिमिनेशन मेथड से आपको आंसर मिल जाता है। ओके, तो इस मेथड को जरूर जरूर अप्लाई करिएगा। डन, ये हमें समझ में आता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये जो है इसे द ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं, कि जहां पे ट्रेजेडी होने ही वाली थी, पर ओवरऑल इट्स अ कॉमेडी, क्योंकि किसी की भी डेथ नहीं, कुछ भी ऐसा ट्रेजिक एंडिंग नहीं हुई, बहुत ही एक हैप्पी एंडिंग हुई। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कॉमेडी प्ले। ओके, ब्रिंक ऑफ ट्रेजेडी करके भी क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा वर्क है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कि भैया बिल्कुल एंड में जाके मतलब ट्रेजेडी आ सकता है, ट्रेजेडी होने वाली है, बट फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। ओके, ये हमें समझ में आते हैं। ओके, नाउ अब मूव करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ। हमने तीन क्वेश्चन देख लिए हैं। इन द वेस्टलैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ? ओके, ये हमें समझना है भैया। देखिए, इट सिंबलाइजेस द फॉल्स होप ऑफ रेनिवल। जब इस लाइन को आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज ध्यान आती है कि कैंटरबरी टेल में चौसर ने इस लाइन का डिस्कशन कर रखा है, और अब वेस्ट लाइन में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आप कनेक्ट करते हुए चलिएगा। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या सिंबलाइज करती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इट सिंबलाइज द फॉल्स होप ऑफ रेनिवल। बिल्कुल, ये फॉल्स होप को दिखाने का काम करती है। डन, ये हमें समझ में आता है। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? अब नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है उसको समझ लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो पीबी शैले नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट वाज द राइटर जिन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी करके एक टर्म दी थी। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है कि एक ऑथर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपने वर्क को अलग तरह से एंडिंग दे सके। फॉर एग्जांपल, ओपन एंडिंग दे सके, कि अब ये जो इंटरप्रेट करेगी वो ऑडियंस इंटरप्रेट करेगी, मेरा काम नहीं है कि भाई आपको एक सजा धजा कर मैं एंडिंग दे दूं, नहीं। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, डन, ये हमें समझ में आता है। लेट मूव टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा हो लेक्चर, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। नाउ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। Which of these novels is written in the Bildungsroman tradition? Bildungsroman genre जो है नॉवेल्स का, वो कौन सी हैं वो नॉवेल्स जो बिल्गन्सरोमन में लिखी गई हैं? पर बिल्गन्सरोमन होता क्या है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। देखिए, जब एक बच्चे की जर्नी से लेके उसकी यूथ एज तक की जर्नी को दिखाया जाए, दिस थिंग इज नोन एज द बिल्गन्सरोमन। यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो किस तरह से बड़ा हो रहा है, उसके साथ साथ सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है, वो सोसाइटी के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उसे रियलिटी हिट हो रही है, ये पूरी जर्नी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू द यूथ एज इज नोन एज बिल्गन्सरोमन। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। अब ये इन नॉवल में से वो कौन सी नॉवल है जो बिल्गन्सरोमन ट्रेडिशन को फॉलो करती है, वो हम समझ लेते हैं। Wuthering Heights, David Copperfield, The Wasteland and The Rape of the Lock. So the answer is David Copperfield by Charles Dickens. तो Charles Dickens का एक वर्क है David Copperfield करके, that is the work जो कि बिल्गन्सरोमन ट्रेडिशन को फॉलो करता है, और इसमें उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स भी शेयर करे हुए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक? इसमें से देखना है हमें कि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिटरेरी थ्योरी से बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस पे जरूर काम करके जाइएगा। नॉर्थोप फ्राई, एडवर्ड सईद, जब भी पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक के बारे में बात चलेगी, एडवर्ड सईद का नाम बहुत ऊपर आता है। ही रोट अ वर्क कॉल्ड ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म वर्क
डिनोट क्या करता है, ईस्ट की बात बताता है, एंड बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में किस तरह से ईस्ट को रिप्रेजेंट किया है। तो एडवर्ड सईद वाज द गाय जिन्होंने ओरिएंटलिज्म करके एक बुक है, उसमें ये सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। ओके डन, ये हमें समझ में आता है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ चिनुआ अचीबे's थिंग्स फॉल अपार्ट। चिनुआ अचीबे का जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट जरूर 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 पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन राइज होगा 101%, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी थीम क्या थी थिंग्स फॉल अपार्ट की। डन, तो द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ऑन इग्बो सोसाइटी, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, यूरोप ने जो किस तरह से कॉलोनियलिज्म का जो इफेक्ट डाला था इग्बो सोसाइटी पे, उसी के ऊपर बेस्ड है ये हमारे पास, यही उसकी थीम है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। और भी नीचे है द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ इन द ट्राइबल कल्चर, नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ के बारे में कोई बात नहीं होती है वहां पे, तो दिस वाज द रॉन्ग। द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन, नहीं, ये भी बात नहीं होती है वहां पे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जिस, तो वहां पे कुछ था ही नहीं, तो इस तरह की कोई बात नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ which of these work is associated with the Harlem Renaissance? अफ्रीकन अमेरिकन क्वेश्चंस, हार्लेम रेनाइसेंस से कौन सा वर्क जुड़ा हुआ है? Which of these works is associated? हार्लेम रेनाइसेंस से कौन सा वर्क जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Their eyes were watching God, जोरा नील हस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा और खास करके इस वर्क को जरूर देखते हुए जाइएगा। Their eyes were watching God, जोरा नील हस्टन। So इस अभी दिस इज द करेक्ट आंसर। Why I am अभी मैं इन पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं या इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता यार ये वीडियो बिना बात के बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए। इनके अगर आपको ये जो मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट लगवा रहा हूं, अगर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम पे हर क्वेश्चन का उसके नीचे एक्सप्लेनेशन छोड़ दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देन मैं ये कर दूंगा आपके लिए। ओके, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर एक बार इसको जरूर देख के जाइए। डन, ये हमें समझ में आता है। हु रोट द एसेज ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट किसने लिखा है? ठीक है, ये ऐसे किसने लिखा है, लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात करेगी। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो ट्रेडिशनल टैलेंट और जो इंडिविजुअल टैलेंट है, कौन सा बेटर टैलेंट है? इंडिविजुअल टैलेंट ज्यादा बेटर है। इसके ये जो वर्क है किसने लिखा है? टीएस एलिट ने लिखा है। ऐसा ही टीएस एलिट ने एक और वर्क लिखा है, क्रिटिसिज्म का वर्क है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो वो भी आप जरूर देख के जाइएगा, उसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। डन, ओके, the right answer is tradition and individual talent is actually written by whom? टीएस एलियट। तो टीएस एलियट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टीएस एलियट से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड, हाँ, टीएस एलियट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड द थिंग इज दैट कि भाई टीएस एलियट से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये कि कौन सी टर्म्स दी है, कौन सा वर्क लिखा है, प्लस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। तो क्रोनोलॉजी को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है ना कि यार किसकी याद करें, टीएस एलियट की तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, उनको तो आप अच्छे से जरूर जरूर याद करके जाइएगा। ओके, अच्छे से समझ में आता है। नाउ Which Indian novel is considered an example of magic realism? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैजिक रियलिज्म जैसी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। ठीक है, द गाइड बाय आर के नारायण, बिल्कुल नहीं, द गाइड बाय आर के नारायण ऐसी बात नहीं करता है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। ये वो राइटर हैं जिन इनका वर्क जो है इस तरह की हमें बात देखने को मिलती है। ओके, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी इज द करेक्ट आंसर फॉर मैजिक रियलिज्म जिसमें इस्तेमाल हुआ है। अब मैजिक रियलिज्म सलमान रश्दी और भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें करते हैं। इनका एक वर्क है सैटेनिक वर्सेस करके, जरूर देखते हुए जाइएगा। सैटेनिक वर्स आयतुल्लाह खोमेनी करके थे, उन्होंने इनके नाम पे फतवा जारी कर दिया था कि ये इंसान जहां भी मिल जाए पकड़ के मार डालो इसको। ठीक है, तो एक रिलीजन वर्डिक्ट निकाल दिया था उन्होंने, फतवा जारी कर दिया था कि भाई सलमान रश्दी आपको जहां भी दिखाई दे जाए। सैटेनिक वर्सेस में इन्होंने इस्लाम को किस तरह से बेइज्जत किया है, कुछ तरह से गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये जहां भी मिले इन्हें मार डालो। ये जोसेफ एंटन इस नाम से छुपे हुए थे। सलमान रश्दी उन्होंने अपना नाम कंटिन्यू नहीं किया, इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना नाम छुपा लिया था, नाम रखा था जोसेफ एंटन, जो दो राइटर्स का नाम है, जोसेफ कॉनरेड एंड जोसेफ कॉनरेड एंड एंटन, कोई तो है, मैं I'll just let you know. Okay? Now move towards the next question. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The phrase horizon of expectation is associated with literary theory. तो कौन सी लिटरेरी थ्योरी है जिससे horizon of expectation जुड़ा हुआ है या एसोसिएटेड है? तो वी ऑल नो दैट कि horizon of expectation जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये वक्त तो इस तरह का होने वाला है, उसको हम बोल देंगे स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। तो या द राइट आंसर इज रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। आई होप यू गॉट द आंसर। कूल।
नाउ लेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Which of the following is not a feature of modernist literature? इसमें से कौन सा वो वर्क है जो कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर का फीचर नहीं है, जो मॉडर्न टाइम पे जो जिस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर का फीचर नहीं है? अब आप समझिए, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप किस तरह से उससे टैकल कर सकते हैं, किस तरह से उस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं. देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो मॉडर्न लिटरेचर में हमने ये देखा है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को तो भर भर के इस्तेमाल किया जाता है. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है. ठीक है. फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स तो होते ही हैं भाई, कहीं कहीं कुछ बात करी जाती है, छोटे छोटे आधे अधूरे नैरेटिव्स तरह से करके छोड़ दिए जाते हैं, तो हाँ भाई होते हैं. फिक्स्ड मोरल वैल्यूज, तो फिक्स्ड मोरल वैल्यूज के ऊपर बात नहीं करी जाती है. जो मोरल वैल्यूज पहले थे, जो ट्रेडिशनल जो काम चले हुए आ रहे थे, उन काम को तो खत्म ही कर रहे हैं ना. मॉडर्न राइटर्स उस चीज को फॉलो थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअल चीजों को फॉलो कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को. तो फिक्स्ड मोरल वैल्यूज, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, और वो कह रहा था नॉट अ फीचर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर. तो आई होप वी गॉट आवर आंसर. फिक्स्ड मोरल वैल्यूज ये फीचर नहीं है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का. डन. Which philosopher ideas influenced Foucault's concept of, just a second दिख नहीं पा रहा है, पावर एंड नॉलेज. तो भाई पावर स्ट्रक्चर वाला ये क्वेश्चन है कि फूको पावर एंड नॉलेज के बारे में बात करते हैं, और कौन सा फिलोसोफर है जिस फूको जो है इंस्पायर हुए थे उससे. सो फ्रेडरिक नीशे, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉयड एंड जीन पॉल सार्टर. द आंसर इज फ्रेडरिक नीशे. फ्रेडरिक नीशे जरूर आपको पढ़ के जाने हैं, लिटरेरी थ्योरी से यहां से क्वेश्चन राइज होता है. ठीक है, जरूर पढ़ के जाइए. मिशेल फूको को भी आप नहीं छोड़ सकते किसी भी तरह से, तो आप उनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा. सो वी गॉट आवर आंसर फ्रेडरिक नीशे. आई होप अच्छे समझ में आ रहा है. डन. हु इज द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? अब ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई होप ये सबको आता हो. चौसर वॉज द राइटर ऑफ कैंटरबरी टेल्स, ये हमें अच्छे से आता है. डन. विच नॉवल बाय थॉमस हार्डी फीचर्स द कैरेक्टर टेस डर्बीफील्ड? तो थॉमस हार्डी करके एक राइटर हैं जो कि विक्टोरियन एज में मिलते हैं हमें, और वो क्या लिखते हैं, टेस ऑफ द अर्बरविल्स. ठीक है, अब ये टेस ऑफ द अर्बरविल्स, ये जो कैरेक्टर है टेस डर्बीफील्ड, वो कौन से वर्क का कैरेक्टर है? तो कौन से वर्क का कैरेक्टर है? फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड? नहीं, ये तो खुद नाम से कोई भी पहचान लेगा यार. टेस डर्बीफील्ड इज द कैरेक्टर ऑफ टेस ऑफ द अर्बरविल्स. डन. ये हमें अच्छे समझ में आता है. इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे. ओके, इतना स्ट्रेट शायद क्वेश्चन ना आए, पर आएगा जरूर. थॉमस हार्डी के वर्क से कोई ना कोई क्वेश्चन उसके कैरेक्टर से रिलेटेड जरूर आएगा, आपको जरूर देखने को मिलेगा. तो प्लीज थॉमस हार्डी को भी स्किप नहीं कर सकते, उनको जरूर पढ़कर जाइएगा. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स. ओके यार, मैं ऐसा टिक नहीं कर रहा हूं ना, बार बार ये थोड़ा सा इशू कर रहा है बोर्ड उसको हैंडल करने में. अब हम डायरेक्ट मूव करते चलते हैं. In which year was Mary Shelley Frankenstein first published? तो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया, जहां पे आपको पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए कि भाई ईयर वाइज क्वेश्चन बना हुआ है. तो देखते हैं, इन विच ईयर मैरी शेली फ्रैंकस्टीन फर्स्ट पब्लिश. तो मैरी शेली का जो वर्क है, जो पहली बार कब पब्लिश हुआ था, 1818 वॉज द ईयर. ठीक है, तो 1818 वॉज दैट ईयर जब मैरी शेली का फ्रैंकस्टीन करके जो वर्क है पब्लिश हुआ था. ओके, गॉट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिटरेरी मूवमेंट ऑफ नेचुरलिज्म? तो इसमें से क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो नेचुरलिज्म को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है? फोकस ऑन सुपरनेचुरल थीम एंड डिवाइन इंटरवेंशंस? नहीं, नेचुरलिज्म इन चीजों के ऊपर बात नहीं करता था. डार्विनिज्म, जो डार्विन की थ्योरी है, वहां से नेचुरलिज्म इंस्पायर होता है. तो वो किसके बारे में बात करता है? यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लोर ह्यूमन बिहेवियर. साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो जिससे ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर कर सकें. तो नेचुरलिज्म इस चीज को फॉलो करता है या इससे इंस्पायर्ड होता है, यह हमें समझ में आता है अच्छे से. डन. ओके, नाउ हु रोट द who wrote the modernist novel to the lighthouse? modernist novel to the lighthouse किसने लिखा है? लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है. वो मेजर राइटर्स की, मेजर वर्क्स की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे प्लीज चेकआउट करके जाएं. यहां पे हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्निस्ट नॉवल टू द लाइट हाउस, ये वर्क किसने लिखा है? तो वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने ये वर्क को लिखा है. आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा. विच ऑफ दीज प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ absurdist थिएटर? absurdist कह रहा हूं, absurdist थिएटर का कौन सा एग्जांपल है? मैंने बताया था लास्ट वीक कि भैया अब्सर्ड राइटर्स, अब्सर्ड प्लेस से जरूर क्वेश्चन बनेगा, आप उन्हें नहीं छोड़ के जा सकते. ठीक है, हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, इन राइटर्स को आप नहीं छोड़ के सकते, उनकी वर्क्स को आप नहीं छोड़ के जा सकते, जरूर पढ़ के जाइएगा. अब यहाँ पे देखते हैं कौन है. अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, टेनेसी विलियम्स, अमेरिकन? नहीं, ये तो नहीं है. वेटिंग फॉर गॉडोट, सैमुअल बेकेट. तो सैमुअल बेकेट अब्सर्ड राइटर है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, वेटिंग फॉर गॉडो. डन.
ओके इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वेटिंग फॉर गोडो को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे रिलेटेड थ्योरीज देखने को मिलेंगी। एक तो गोडो का भी आता नहीं है, ये दो लोग बैठ के इंतजार करते रहते हैं उसके फ्रेंड्स की, भाई अब गोडो आएगा, अब गोडो आएगा, गोडो आएगा। तो इससे रिलेटेड कई सारी ऐसी थ्योरीज निकली हुई हैं कि भाई जो वेटिंग फॉर गोडो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो जीसस हैं उनका बर्थ होने वाला है, कि वो जीसस कभी आएंगे। तो इस तरह की हमें चीज देखने को मिलती है। ओके ऐसी थ्योरीज हमें मतलब इसके अराउंड पढ़ने को या समझने को मिलती हैं। विच लिटरेरी टर्म रिफर्स टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअली हैपेंस। तो आपने तो ये उम्मीद करी है कि भाई यार मेरा पेपर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मैं अच्छा पेपर करके आ जाऊंगा, और पता चला पेपर तो बहुत टफ आ गया। तो आपने एक्सपेक्ट किया कि बहुत अच्छा पेपर आएगा, पेपर बहुत टफ आ गया। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जब होता है उसको हम बोलते हैं आयरनी। ठीक है, तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो पर रियलिटी में कुछ और हो जाए, दैट इज नोन एज आयरनी। ठीक है, तो हाइपरबोली नहीं, आयरनी इज द करेक्ट आंसर। डन। विच वर्क बाय नगोंगवा थियोंगो क्रिटिक्स नियोकॉलोनिज्म इन पोस्ट, जस्ट अ सेकेंड, इंडिपेंडेंस अफ्रीका। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीका में कौन सा वर्क है? अब हम समझते हैं। पेटल्स ऑफ ब्लड वाज दैट वर्क। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस अफ्रीकन वर्क्स से जरूर देख के जाइएगा। अफ्रीकन वर्क से भी लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस के आसपास जरूर आए थे। नगुंगावा थियोंगो को जरूर देख के जाइएगा। Who wrote the Vindication of Rights of Women, a foundational feminist? तो Vindication of the Rights of a Woman, ये जो वर्क है, it is actually written by the मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट कौन थी? मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट वाज द मदर ऑफ मैरी शैले। और मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट स्टार्टिंग, जब फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी तब उन्होंने ये वर्क्स लिखा था। तो शी इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट फेमिनिस्ट। तो ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर्स में काउंट होती हैं। सो द विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन किसने लिखा है? मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने। किसकी मदर थी? मैरी शैली की मदर थी। फेमिनिज्म में इनका बहुत ही बड़ा नाम है, तो जरूर पढ़कर जाइएगा। इतना पढ़कर जाइए कि यार ये वर्क किसने लिखा है, जरूर आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, विच ऑफ दीज नॉवेल्स एक्सप्लोर एग्जिस्टेंशियल थीम्स एंड द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सी ऐसी नॉवल है जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स के अराउंड घूमती है और लाइफ की अब्सर्डिटी को बताती है? द ट्रायल, फ्रांज काफ्का। मोबी डिक, हर्मन मेल्विले। मिडिल मार्च, जॉर्ज इलियट। द एज ऑफ इनोसेंस, एडिथ वॉर्टन। द राइट आंसर इज द ट्रायल बाय द फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का का आप ट्रायल को भी जरूर एक बार देख के जाइएगा और इसके साथ साथ मेटामॉर्फोसिस को भी जरूर देख के जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। मेटामॉर्फोसिस से, द ट्रायल से, दोनों से क्वेश्चंस राइज होते हैं। प्लीज। डन। The term pathetic fallacy referring to the attribution of human emotions. Pathetic fallacy का क्या मतलब होता है? क्या चीज होती है pathetic fallacy? तो pathetic fallacy का मतलब होता है, actually the term is given by John Ruskin. The answer is John Ruskin here, option number A. And the means of pathetic fallacy is जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग से अपने ह्यूमन इमोशंस को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, उसको हम बोलते हैं pathetic fallacy. Okay, I hope you got the answer. Done. Now we will move towards the next question. Which of the following plays by the Henrik Ibsen? Very important, very very important. Henrik Ibsen को आप लीव मत करके जाइएगा, वहां से क्वेश्चन राइज होते हैं, उनके वर्क से क्वेश्चन राइज होते हैं, तो प्लीज जरूर देख के जाइएगा। Which of the following plays by the Henrik Ibsen critiques the restrictive marriage and the gender roles? The answer is Hedda Gabler, no. Ghost, no. A Doll's House, हेनरिक इब्सन का बहुत ही फेमस वर्क है A Doll's House। ये दिस इज द राइट आंसर, जहां पे जेंडर्स रोल्स की बात करी जाती है। और इसके बारे में मैं बताऊं, A Doll's House की 2 एंडिंग है, जिसमें से कि एक एंडिंग को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से भी आप देख के जाइएगा, अगर क्वेश्चन आया जाता है कि हेनरिक इब्सन कैसा कौन सा वर्क है जिसकी 2 एंडिंग्स हैं, तो प्लीज देख के जाइएगा। डन। नाउ मूव टुवर्ड्स द नॉवल बिलविड बाय टोनी मॉरिसन इज प्राइमरली कंसर्न विद। जो टोनी मॉरिसन की जो नॉवल है बिलविड, वो किस चीज के अराउंड बात करती है? द इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी। तो टोनी मॉरिसन अफ्रीकन राइटर, ही टॉक्स अबाउट द स्लेवरी, कॉलोनिज्म पूरा छाया हुआ था वहां पे भी, तो ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्लेवरी, द आइडेंटिटी वाला थिंग। जरूर उसको देख के जाइएगा। टोनी मॉरिसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड बिलविड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिम। ठीक है, नाउ which of these authors is associated with the concept of defamiliarization literature? Victor Slowsky, Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, Michael Bakhtin। तो ये जितने भी नाम है जरूर आपको देख के जरूर जाने हैं, पढ़ के जरूर जाने हैं। फिलहाल डीफेमिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल इसी की कॉपी है, उसमें कोई भी बात अलग नहीं है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो डीफेमिलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी फैमिलियर चीज को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो आपको डीफेमिलियर लगने लगे, आपको लगे यार ये तो बड़ी अनजानी सी चीज है, ये कैसी चीज देख ली मैंने, मतलब
मैं लग रही है जानी पहचानी, पर फिर भी उसे इस तरह से प्रेजेंट किया गया है घुमा के कि आपको डी फैमिलियर लगने लगे। ओके, तो द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली गिवन बाय विक्टर श्लोकोविस्की, एंड ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट और नेम ऑफ द टर्म इज अनकैनी। डन, तो सेम ही है दोनों, डीफेमिलाइजेशन एंड अनकैनी दोनों ही बिल्कुल सेम चीजें हैं। ठीक है, इस तरह का नेट में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज आप इस चीज को भूलिएगा मत कि डीफेमिलाइजेशन इज एक्चुअली सिमिलर टू विच टर्म, अनकैनी बाय द सिगमंड फ्रॉइड। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पोएट रोट द फेमस एलिजी लिसिडस। तो जॉन मिल्टन पेस्टोरल एलिजी है, तो उन्होंने लिखी है, ये हमें पता है, ये तो इजी क्वेश्चन था। हु कॉइन्ड द टर्म द अनकैनी इन साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में ये टर्म किसने दी है? आई जस्ट टोल्ड यू द टर्म इज एक्चुअली गिवन बाय whom? Sigmund Freud. Now let's talk about the next question, question number 31. Who is the protagonist of James Joyce novel A Portrait of an Artist as a Young Man? As a young dog करके भी है एक, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। Now इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो इसका प्रोटैगनिस्ट है लियोपोल्ड ब्लूम, नहीं। गैब्रियल कॉनरॉय, नो। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस वर्क इज स्टीफन डिडालस। डन, ओके। नाउ we will move towards the next question. Which poem by W.B. Yeats reflect disillusionment after World War I? कौन सी पोएम है जो disillusionment के ऊपर बात करती है? Sailing to Byzantium? Yes, this is that. No, this is not the right answer. मैं confuse हो गया था 2 सेकंड के लिए। तो Sailing to Byzantium is not that one. Now, the second coming is the right answer, जो World War I के disillusionment के अराउंड बात करती है। Okay? Easter 1916 is also about that war something, but ये सेलिंग टू बाइजेंटियम को मत छोड़ के जाना, द सेकंड कमिंग को मत छोड़ के जाना, एंड ईस्टर 1916, यहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज द सेकंड कमिंग। कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज एसोसिएटेड विद द बीट जनरेशन? बीट जनरेशन के लिए कौन से राइटर्स हैं भैया? ठीक है, फॉलोइंग ऑथर इज एसोसिएटेड, बीट जनरेशन से कौन से वो राइटर्स हैं जो जुड़े हुए हैं इन सारे ऑप्शंस में? तो एलन गिन्सबर्ग, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, John Steinbeck, Tennessee Williams. So the right answer is Allen Ginsberg. What is Beat Generation? जो ट्रेडिशनल तरह से लोग लिखते आ रहे थे उसको रिजेक्ट करता है और अपने इंडिविजुअल वर्क्स को और अपनी इंडिविजुअल अप्रोच को वो और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो दिस वाज द बीट जनरेशन ग्रुप। ओके, 1950s आई थिंक 1960s के आसपास कहीं पे हमें ये वर्क देखने को, इस तरह का ये ग्रुप हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ which literary technique involves the abrupt transition from one idea or scene to another without logical connection? Now let's see this question. Juxtaposition, stream of consciousness, montage, non-linear narrative. अब द क्वेश्चन वॉज लिटरेरी टेक्निक बताइए जिसमें अब्रप्ट ट्रांजिशन हो रहा हो, एकदम से अब्रप्ट ट्रांजिशन हो जाए, आपको कोई लॉजिक ना दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस टर्म है, मोन्टाज। क्या हो रहा है? मोन्टाज शूट हो रहा है मूवीज का। ठीक है, तो अब्रप्ट ट्रांजिशन से याद रखिएगा, मोन्टाज इज द थिंग। ओके, डन, ये हमें समझ में आता है। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच कैरेक्टर सेज, कौन सा कैरेक्टर था जिसने ये लाइन कही थी कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन? कि भैया मुझे तो बहुत, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैं जहन्नुम में दिन गुजार लूं, जहन्नुम में अपनी जिंदगी गुजार लूं इज्जत के साथ, इससे बेहतर, मतलब उससे बेहतर है कि मैं अपने दिन जहन्नुम में गुजार लूं कि मैं हेवन में गुजारूं बेइज्जती के साथ। तो ये बात किसने कही थी? तो ये कहा था हमारे पास सैटर्न ने। पैराडाइज लॉस्ट, डन, ये हमें समझ में आता है। ओके, जॉन मिल्टन वाज द राइटर। Who among the following wrote the Spanish tragedy, an important precursor to the Shakespeare's revenge tragedies? तो कौन ट्रेजेडीज लिखते थे? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के एलिमेंट हमें कहाँ किससे थोड़े थोड़े इंस्पायर्ड देखने को मिलते हैं? थॉमस किड। थॉमस किड वाज द राइटर जो ब्लड शेड लिखते थे, बहुत ज्यादा, उतनी सारी ट्रेजेडी लिखी है, पूरा ब्लड शेड, खून खराबा लिखते थे। तो थॉमस किड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वीडियो में आई मेड अ मिस्टेक, आई सेड बाय मिस्टेक बेन जॉनसन, बट द करेक्ट आंसर इज थॉमस किड। प्लीज रिमेंबर, विच लिटरेरी मूवमेंट, यूनिवर्सिटी विट्स को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, रेस्टोरेशन से पहली वाली एजेस से क्वेश्चंस कम आते हैं, बट यूनिवर्सिटी विट्स वाले जो पोर्शन है उसमें जितने मेंबर्स हैं वहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं। तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को पढ़कर जाइएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लिटरेरी मूवमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म? एग्जिस्टेंशियलिज्म से कौन सा मूवमेंट है जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है? सो रियलिज्म, मॉडर्निज्म, सरेलिज्म और अब्सर्डिज्म। तो अब्सर्डिज्म इज द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय द चार्ल्स डिकेंस इज द क्रिटिक ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द विक्टोरियन इंग्लैंड? तो
जैसा कि मैंने बताया, चार्ल्स डिकेंस अपने वर्क में ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स को शेयर किया करते थे। अब एक वर्क में उन्होंने क्या कर रखा है, एक या दो वर्क में ऐसा कर रखा है जहां पे उन्होंने अपने स्कूल्स के, अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बुराई करी है और उन्होंने क्रिटिक किया उस चीज को, ठीक है, क्रिटिसाइज किया उस चीज को। तो कौन सा वर्क है? डेविड कॉपरफील्ड में हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन और ब्लीक हाउस। सो द करेक्ट आंसर इज हार्ड टाइम्स इज दैट वर्क इन सारे ऑप्शंस में से। ओके, इन पोइट्री सिज़ोरा रिफर्स टू, सिज़ोरा, अगर हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो सिज़ोरा का मतलब क्या होता है, तो यहां पे हम देख लेते हैं, अ पॉज और अ ब्रेक विद इन अ लाइन। एक लाइन, जब हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो जो नेचुरल पॉज आता है उसे हम बोलते हैं सिज़ोरा। मैं गलती से इससे पहले के सारा पढ़ता था, तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज सिज़ोरा। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि भैया बहुत शॉर्ट टाइम है, अगर मैं इन सबको समझाने के लिए बैठा बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगी, बट इन सब चीजों के, ये सारे क्वेश्चंस के, ये सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे छोड़ दूंगा मैं। प्लीज आप उसको जाके विजिट करिएगा एंड उसको लगाइए, देखिए, समझिए, वहां से जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। ओके, डन। नाउ हु रोट द व्हाइट टाइगर। अब व्हाइट टाइगर तो भूलने वाली बात ही नहीं है, व्हाइट टाइगर करके एक मूवी भी आई थी, राजकुमार राव, आदर्श, गौरव आदर्श करके सम एक्टर। तो द व्हाइट टाइगर इज एक्चुअली रिटन बाय हूम? अरविंद अधिका। ओके, Which of these is not the element of Gothic literature? Gothic literature का क्या एलिमेंट नहीं है? तो आप समझ जाइए, ये बहुत ही, अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, पर बहुत ही आसान आंसर है इसका। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, अगर गॉथिक लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, गॉथिक कोई वर्क पढ़ रहे हैं, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स तो उसमें होंगे ही होंगे। नाउ साइकोलॉजिकल हॉरर, साइकोलॉजिकल हॉरर तो उसमें होगा ही, ये भी हमें समझ में आता है। यूटोपियन थीम्स, यूटोपियन वर्क्स ही अच्छे होते हैं, मतलब कि ऐसी एक आइडलाइज दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो यूटोपियन थीम क्यों होगी गॉथिक लिटरेचर में? तो ये दिस इज द रॉन्ग आंसर, वो दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द ऑप्शन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यूटोपियन थीम। डन। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ग्रीक ट्रेजेडी द टर्म एनाग्नोरिसिस रिफर्स टू। एनाग्नोरिसिस का क्या मतलब होता है, ये हम समझते हैं ग्रीक ट्रेजेडी में, जब हीरो को अपनी गलती या अपनी पावर्स का रियलाइजेशन हो इन दी एंड, जब धीरे धीरे मूवी एंड की तरफ मूव कर रही होती है, तब जाके अपने हीरो को ये समझ में कि यार मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, या फिर मेरी ये ताकतें हैं, जब उसे ये रियलाइज हो, उसे हम बोलते हैं एनाग्नोरिसिस, द रियलाइजेशन। ओके, नाउ द ऑप्शन, द ट्रेजिक हीरोज मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन, जब वो खुद को पहचान जाए, अपनी शक्ति को पहचान जाए, या फिर उससे कुछ मिस्टेक हुई है, उसको वो समझ जाए कि उसको चीज का रियलाइजेशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज प्लेज वाज रिटन बाय द हैरोल्ड पिंटर। इनमें से कौन से प्ले हैं, कौन सा प्ले है जो कि हैरोल्ड पिंटर के थ्रू लिखा गया है? आई जस्ट टोल्ड यू कि भैया हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट, वो राइटर्स हैं जो अब्सर्ड प्लेज को लिखते हैं। तो लेट्स सी, द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी इज दैट प्ले व्हिच इज एक्चुअली रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। डन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द वुमन इन वाइट, वन ऑफ द अर्लीस्ट मिस्ट्री नॉवेल्स? तो विलियम विल्की कॉलिंस लिखा हुआ है यहाँ पे, द फुल नेम इज विलियम विल्की कॉलिंस। ही इज द राइटर जिन्होंने वुमन इन वाइट करके ये बुक लिखा है। डन, ये हमें अच्छे समझ में आता है। विच फिलोसोफर आइडियाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम इन जीन पॉल सार्टर्स वर्क? फ्रेडरिक नीशेस, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट एंड प्लेटो। कौन सा राइटर है? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक नीशे से। ओके, ये हमें समझ में आता है। विच ऑफ दीज नॉवल बाय विलियम फॉकनर इज नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव? विलियम फॉकनर की ऐसी कौन सी नॉवल है? विच ऑफ दिस नॉवेल्स, इनमें ये सारी नॉवेल्स दे रखी है, इनमें से कौन सी वो नॉवल है इज नोन फॉर द एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव? एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव की जानी जाती है, इसमें कई सारे नैरेशन चल रहे होते हैं, ठीक है। द साउंड एंड द फ्यूरी, इसको अवार्ड भी मिला है। आई एम नॉट एबल टू इस टाइम पे रिकॉल की कौन सा अवार्ड है, बट द साउंड एंड द फ्यूरी को कोई अवार्ड भी मिला हुआ है। आप कमेंट करिए सेक्शन में कि भैया, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। द साउंड एंड द फ्यूरी जो मल्टीपल नैरेटर्स के साथ, मल्टीपल नैरेटिव टेक्निक्स के साथ काम करती है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने वर्क में कह रहा हूं, अपने एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन? तो ये बहुत ही आसान है। 14 लाइन का स्ट्रक्चर किसमें होता है? सोनेट्स में होता है, बचपन से जानते हैं, कोई भी हैवी क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, वैसे टफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि भाई हम किस तरह के क्वेश्चंस अज्यूम कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर? मॉडर्न लिटरेचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऐसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग,
ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग पे तो काम नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मॉडर्न, क्योंकि क्लासिक्स पे वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ट्रेडिशनल चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मॉडर्न, उनके विरोध में काम करते हैं बेसिकली। रिजेक्शन ऑफ लीनियर नैरेटिव्स, लीनियर नैरेटिव एक ही लाइन में अगर कहानी चलती जा रही है तो उससे वो डरते हैं, वो कहते हैं हमें ये नहीं करनी, हम इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ रिजेक्शन करते हैं। अगर स्टोरी एक बच्चा पैदा हुआ, स्कूल पढ़ने गया, फिर उसकी जॉब लग गई, फिर उसकी शादी हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई, ये इस तरह के इवेंट्स में वो बिलीव नहीं करते हैं। वो कहीं से भी फ्रेगमेंटेड इवेंट्स में बिलीव करते हैं, कहीं से कोई कहानी कही जा रही है, कहीं से कुछ कहा जा रहा है, किसी सीन से कुछ बोला जा रहा है, उनको सब इवेंट्स को बस अरेंज कर दो, ये है उनका तरीका कहानी कहने का। रॉकस्टार एक बढ़िया एग्जांपल है इसका। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड, अ प्ले अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द रशियन एरिस्टोक्रेसी। तो रशियन एरिस्टोक्रेसी के डिक्लाइन के बारे में ये द चेरी ऑर्चर्ड करके ये वर्क किसने लिखा है? नाउ एंटन चेखव, हेनरिक इब्सन, ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग, बर्टोल्ट ब्रेक्ट। The right answer is Anton Chekhov. Okay, done. Now, which of these is an example of epistolary novel? तो इतनी सारी नॉवेल्स हैं, इनमें से कौन सी वो नॉवल है जो एपिस्टोलरी नॉवल का एग्जांपल है? इससे रिलेटेड हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था। सो द आंसर इज पैमेला बाय द सैमुअल रिचर्डसन। इसका हमने सबटाइटल भी देखा था, द सबटाइटल वाज वर्च्यू रिवॉर्डेड। प्लीज उसे जरूर ध्यान करके जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही आसानी से। What is the significance of the green light in the Great Gatsby? The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald was the writer of the Great Gatsby. उसमें जो ग्रीन लाइट है वो क्या सिग्निफाई करती है आपको? सो इट सिंबलाइजेस द गेट्सबीज होप एंड होप्स इन द ड्रीम। तो ग्रेट गेट्सबी के जो होप्स हैं, जो ड्रीम्स है, उसको वो सिंबलाइज करती है। ओके, नाउ हु इज द ऑथर, जस्ट अ सेकेंड, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस Who is the author of the famous post-colonial text, The Empire Writes Back? Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. So this is the correct answer. ये authors थे भैया The Empire Writes Back के। Okay, The Empire Writes Back से ही मुझे एक क्वेश्चन याद आता है। Gertrude Talks Back is actually written by Margaret Atwood। ये भी आप ध्यान रखिएगा, फेमिनिस्ट वर्क है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है बाई चांस आपसे पूछ ले। ओके, मेरे माइंड में आया, इस नाम को पढ़ के मेरे माइंड में आया ऐसा एक वर्क, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, हु रोट द प्ले राइडर्स टू द सी? राइडर्स टू द सी, राइडर्स टू द सी सुनते ही बस एक ही नाम याद आता है, J.M. Sinch. So J.M. Sinch is the correct answer. Now move towards the next question. Which term describes the use, okay, which term describe the use of regional dialect and local color in literature? अब ये क्वेश्चन देखिए यार, ये थोड़े से ना टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर इन क्वेश्चंस को डील करना उतना ही आसान है। आप थोड़ा सा भी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आप घबराए नहीं हैं, नर्वस नहीं फील कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में आप उलझे हुए रह जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है हमसे, विच टर्म डिस्क्राइब द यूज ऑफ रीजनल डायलेक्ट? कौन सी टर्म है जो रीजनल डायलेक्ट के बारे में बात करती है? सो नेचुरलिज्म नहीं, रियलिज्म नहीं, रीजनलिज्म, रीजनल के बारे में रीजनलिज्म बात करेगा। डन, तो वी गॉट आवर आंसर, रीजनलिज्म। कूल। नाउ which literary movement is primarily associated with the Pablo Neruda and Federico Garcia Lorca? Modernism, Romanticism, or the Surrealism, or the Realism? The correct answer is Surrealism. Okay? Surreal भैया, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास एक दिन लैम्बोर्गिनी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि मैं उस लैम्बोर्गिनी के लिए आज कितना कुछ क्या कर रहा हूँ, बस डे ड्रीम करे जा रहा हूँ। सरियल है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सरियलिज्म को जरूर पढ़ते हुए जाएगा, और आपके तो सिलेबस में भी सरियलिज्म को दे रखा है, एक तरफ से मेंशन कर रखा है, तो जरूर उसको देखते हुए जाइएगा, एक बार सरसरी निगाह से स्किमिंग करते हुए चले जाइए उसको। डन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक? प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक कौन है इसमें से? एलेन शोवाल्टर, रोलैंड बार्थ्स, टेरी गल्टन, नॉर्थरोप फ्राई। तो एलेन शोवाल्टर इज द करेक्ट आंसर। ओके, Which of the following is a defining feature of magic realism? तो मैजिक रियलिज्म में से ऐसा कौन सा फीचर है जो मैजिक रियलिज्म को पूरा परिभाषित करता है? द रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भैया ट्रेडिशन को, ट्रेडिशनल जो नैरेटिव स्ट्रक्चर्स है उसको काटे, नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अ फोकस ऑन साइकोलॉजिकल रियलिज्म, अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। सो वी गॉट आवर आंसर, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। तो फैंटेसी और रियलिटी के बीच में जो क्लियर डिस्टिंक्शन है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर फॉर मैजिक रियलिज्म। ये हमें परिभाषित करता है। इन पोइट्री द टर्म एंजेबमेंट रिफर्स टू। तो एंजेबमेंट जो टर्म है भैया, वो क्या बताती है? पोइट्री में क्या मतलब होता है एंजेबमेंट्स का? तो अ लाइन एंडिंग विद अ पीरियड और अ कॉमा। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एक लाइन जो पीरियड और कॉमा के साथ होती है उसे हम एंजेबमेंट नहीं कहते। अ सेंटेंस दैट कंटिन्यू बियॉन्ड अ लाइन ब्रेक, एक लाइन के ब्रेक होने के बाद भी वो कंटिन्यू होता जाए, दिस इज नोन एज एंजेबमेंट। ओके, व्हाट इज द टर्म, ओके नो,
व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स 1984? लास्ट बार बात करी थी हम लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल के वर्क्स के बारे में, एनिमल फार्म के बारे में और 1984 के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात हुई थी। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन था कि प्राइमरी थीम क्या है जॉर्ज ऑरवेल के 1984 की। तो यहां पे बहुत ही मुश्किल सी टर्म लिखी हुई है। द टर्म इज द इंपॉर्टेंस द डेंजर्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड सर्विलेंस। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? सो द ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि भाई साहब गन्ने को अगर आप देखेंगे तो मशीन में क्या होता है, वो गन्ने वाला गन्ने को डालता है और उससे जूस निकाल लेता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक उसमें से पूरा जूस ना निकाल ले तब तक वो उसे बार बार रिपीट करता रहता है। और फिर जो बचा हुआ, जो बिल्कुल खराब हो जाता है गन्ना, उस गन्ने को पकड़ के सुखा दो और फिर उसको जला दो। तो टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि एक चीज का जितना आप इस्तेमाल करा जा सकता है, जितना उससे आउटपुट लिया जा सकता है एट द एंड तक, उतना आप उससे इस्तेमाल करो, उतना उससे आउटपुट लो। तो टोटलिटेरियनिज्म। तो 1984 जॉर्ज ऑरवेल की इस टर्म के अराउंड बात करती है। ठीक है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये उसके अंदर एक लाइन आती है, प्लीज पढ़कर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है, जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, विच नॉवल बाय काजुओ इशिगुरो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ मेमोरी लॉस एंड डिग्निटी थ्रू एन अनरिलायबल नैरेटर? अगेन द क्वेश्चन, ये भी जो काजुओ इशिगुरो का जो वर्क है इसमें, वो उसको भी अवार्ड मिला है। कमेंट डाउन बिलो कौन सा अवार्ड है। नेवर लेट मी गो, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर। द बरीड जायंट, द रिमेन्स ऑफ द डे इज द करेक्ट आंसर बाय काजुओ इशिगुरो। ओके, काजुओ इशिगुरो। ओके, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। ये सारे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चंस हैं, आप इनको लगाइएगा। मैं आपको पूरा एक बार दिखा देता हूं। ये दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स। मैं इस वाले पोर्शन को स्किप कर दे रहा हूं, प्लीज एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा एंड सारे क्वेश्चंस को लगाते हुए जाइएगा और कमेंट सेक्शन में इस जो पूरा ये कॉम्प्रिहेंशन है उसके आंसर्स को मेंशन करते जाइएगा। मैं रिप्लाई करूंगा कि भाई किसके कमेंट सेक्शन, ये जो कमेंट सेक्शन जो आपने कमेंट किए हैं, किसके आंसर्स करेक्ट हैं। डन, मैं करूंगा आपके लिए पक्का। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये पूरा पैसेज आप देख लीजिएगा। कूल, धीमे धीमे बढ़ाते हैं इसको, धीमे धीमे। द सॉन्ग याद आ गया भैया, गलती से पढ़ाई के टाइम पे मुझे सब कुछ याद आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉइन्ड द टर्म हाइब्रिडिटी इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी? तो हाइब्रिडिटी जो टर्म है वो किसने दी है? तो हाइब्रिडिटी एच से एक टर्म है। द टर्म इज एक्चुअली गिवन बाय होमी के बाबा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडिटी? हाइब्रिडिटी का मतलब है कि बहुत सारे जो कल्चर्स हैं वो आपस में मिक्स होकर एक कल्चर को क्रिएट कर देते हैं। जैसे आज हम इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को दोनों को मिक्स करके ही अपना एक कल्चर बना के घूम रहे हैं और उस कल्चर में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडिटी द टर्म इज एक्चुअली गिवन बाय होमी के बाबा। ये जो क्वेश्चन है आपको नेट में भी देखने को मिलेगा, गेट में भी देखने को मिलेगा, हर जगह पे आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा, तो जरूर से देख कर जाइए। ठीक है, होमी के बाबा नोन फॉर द हाइब्रिडिटी। यार ये जब मैं लिटरेरी थ्योरी सब आपको पढ़ाऊंगा इतने मजे से हम सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं ये पूरा वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि इस वीडियो के अराउंड बस इतनी सी बात है, किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। और मैं जल्दी जल्दी बस इसलिए कर रहा हूं, मैं बहुत टाइम ले लेके समझा सकता हूं सारी चीजों को बैठ के, बट अभी टाइम बहुत कम है। सो आई वांट कि आप देखो कुछ कोई पॉइंट है, कोई वर्क है, कोई राइटर है जो आपको लग रहा है शायद मुझसे मिस हो गया है, इन क्वेश्चंस के अराउंड देखो और उसको सॉल्व करो। जो भी आपके पास इशू आ रहा है मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को खत्म करने की। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, यार ये परेशान करता रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्टोपियन नोवेल? यूटोपियन का बिल्कुल उल्टा, डिस्टोपियन नोवेल। ठीक है, अभी हमारे पास एक मूवी भी आई थी कल्कि वाज द मूवी जो डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखा रही होती है। ओके, द कैचर इन द रे, जेरी सेंगलर। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अल्दस हक्सले का एक बहुत ही प्यारा वर्क, ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिस्टोपियन नॉवल का एग्जांपल है, प्राइम एग्जांपल है डिस्टोपियन नॉवेल्स का, जरूर देख के जाइएगा। इन ड्रामा, मतलब अब डिस्टोपियन से क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा? ब्रेव न्यू वर्ल्ड से क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज ये सारी चीजें देख के जाइए। अब्सर्ड राइटर से अगर क्वेश्चन आएगा, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर से क्वेश्चन आएगा, प्लीज देख कर जाइएगा। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन ड्रामा सोलिलिकी इज बेस्ट डिफाइंड एज। सोलिलिकी ड्रामा में बेस्ट डिफाइंड, मतलब सोलिलिकी को अगर आप समझाएं तो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? अ स्पीच डिलीवर टू अनदर कैरेक्टर, एक स्पीच डिलीवर करी जा रही है किसी और कैरेक्टर को, नहीं वो तो डायलॉग हो जाएगा। मतलब डायलॉग इन सेंस कि एक इंसान पूरी स्पीच दे रहा है दूसरे कैरेक्टर को, ये नहीं होता है सोलिलिकी का मतलब। अ मोनोलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन अ स्टेज, अलोन ऑन अ स्टेज अ मोनोलॉग बोला जाता है, दैट इज नोन एज सोलिलिकी। ओके, a brief comic relief, dialogue exchange between two major characters, no. So option number B is your correct answer. I hope आपको समझ में आया हो कि भाई जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वहां पे
एक कैरेक्टर बोल रहा होता है, बाकी सारे कैरेक्टर सुन रहे होते हैं, वो कोई बात कह रहा होता है जो उसे कहनी होती है। बट सॉलिडिटी में क्या होता है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो खुद भी अपने आप में भी अकेला होता है और वो अपने मन की बातें हमें ऑडियंस को बोल बोल कर सुना रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा सीरियल्स में, देखा होगा मूवीज में, देखा होगा कि बस हीरो देख रहा है और उधर के उसके मन की बात हमें, मन की आवाज हमारे पास आ रही है, वो सॉलिडिटी वाला सीन है। ठीक है, डन, हमें समझ में आता है। जैसे यार पता नहीं बच्चों को इस टाइम पे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होगी, तो मुझे उनके अराउंड एक मॉक टेस्ट जैसा एक टेस्ट लेके आना चाहिए जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि यार इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये सारी बात मेरे माइंड के अंदर चल रही है, तो वो सॉलिडिटी ड्रामेटिक मोनोलॉग जब मैं ये सारी बातें कह दूं, ठीक है, ये हमें समझ में आता है। नाउ which of these writer is associated with the stream of consciousness? stream of consciousness क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम समझ लेते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। Okay, this given by the technique is actually given by Thomas Hardy और Virginia Woolf और Geoffrey Chaucer और George Orwell। तो Virginia Woolf वो राइटर हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दी है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि कभी तो वर्जीनिया वुल्फ ऐसे लिखते लिखते कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, कभी उसके माइंड में चली जाती हैं कैरेक्टर की कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी मेरे एक्शंस को आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी चीजें कभी आप फिर मेरे माइंड के अंदर जाके देख रहे हो, दिस इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, गॉट इट। Who wrote the post-colonial novel Season of Migration to the North? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, Season of Migration to the North, इसका मुझे भी आंसर नहीं पता था किसने लिखा है, कौन सा वर्क है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जरूर 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आप समझ लीजिए जो सब बच्चों के लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जो आपको लग रहा होगा यार पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठ के आ गया है। तो 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन जरूर रहते हैं हर एक एग्जाम के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं एग्जाम के। तो इसका एग्जाम्पल तैयब सली, ये मैंने देखा था, मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या है। ओके, सो which Shakespearean tragedy features the character Iago known for his deception and manipulation? तो अगर आपने ओथेलो पढ़ा है, अगर आपने ओमकारा देखी है, तो आप समझ गए होंगे इयागो का वो कैरेक्टर है। ठीक है, so the answer is Othello by Shakespeare. Now, which of the following best defines the metafiction? metafiction में से ये जो ऑप्शंस हैं वो क्या बेस्ट डिफाइन करता है मेटाफिक्शन को? सारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फिक्शन दैट एक्नॉलेजेस इटसेल्फ एज फिक्शन, फिक्शन जो खुद ही बताए कि मैं फिक्शन हूं, हाँ वही मेटाफिक्शन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉवल तो कुछ मतलब नहीं है, मेटाफिक्शन से क्या मतलब है, हिस्टोरिकल है तो वो कैसे फिक्शन हो पाएगा, हिस्टोरिकल है यानी कि कहीं ना कहीं कुछ घटा है। ठीक है, वो डन। अ फैंटेसी नॉवल विद मिथिकल क्रिएचर्स, नो। नाउ अ नॉवल दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज अ लीनियर प्लॉट, नो, लीनियर प्लॉट ऐसा कुछ नहीं है। मेटाफिक्शन अ फिक्शन जो खुद ही बताए कि मैं एक फिक्शन हूं। मेटा हम पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम मेटा, ठीक है, डन। डिजिटल वाला पोर्शन हो जाता है मेटा में, तो अब तो खैर। हु रोट द फेमिनिस्ट एसेज द लाफ ऑफ मेड्यूसा व्हिच इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर फेमिनिन? तो एग्रीकल्चर फेमिनिन ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, द लाफ ऑफ मेड्यूसा में एग्रीकल्चर फेमिनिन का कॉन्सेप्ट दिया गया, उसके बारे में बात करी गई, उसके अराउंड बात करी गई, एंड दिस गिवन बाय हेलन सीक्स। ठीक है, ये हमें आंसर मिल जाता है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, हेलन सीक्स। ओके, इन जेन आयर हु इज रिवील्ड टू बी मिस्टर रॉचेस्टर्स सीक्रेट वाइफ? मिस्टर रॉचेस्टर की सीक्रेट वाइफ कौन निकलती हैं जब जेन से वो प्यार करते हैं और जेन को पता चल जाता है कि यार इनकी तो शादी हो रखी है पहले से, और जेन का दिल टूट जाता है, फिर वापस से कुछ होता है, वो सब आप पढ़ के देखिएगा। पर कौन होती है उनकी सीक्रेट वाइफ? मिस टेम्पल नहीं, हेलन बर्न्स नो, बर्था मेसन। तो बर्था मेसन वाज दैट लेडी जो उनकी सीक्रेट वाइफ निकलती हैं। ठीक है, अब ये वर्क क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये वर्क इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रीक्वल लिखा गया है वाइट सरगोसो सी, एंड द वाइट सरगोसा सी इज एक्चुअली रिटन बाय जीन राय। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन ना बने तो जीन राय वाइट सरगोसा सी से जरूर क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो वर्क है वो किसका प्रीक्वल है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा जेन आयर का प्रीक्वल है। ओके, नाउ who is the author? Now we are moving towards our last question. Who is the author of the Nobel Prize winning novel Disgrace? Nobel Prize मिला इसे Disgrace करके, इसका ऑथर कौन है? Which explore, क्या एक्सप्लोर करता है? थीम्स ऑफ पावर को, रेस को, आइडेंटिटी को, पोस्ट अपेरेटिव साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीकन वर्क। ठीक है, J.M. Coetzee was the writer। ठीक है, ये हमें समझ में आते हैं, डिस्ग्रेस के राइटर हैं J.M. Coetzee, इसको भी अवार्ड मिला हुआ है। तो प्लीज कमेंट करिए सारे क्वेश्चंस के बारे में, और उस जो हमने कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन देखा है उस पैसेज वाले पोर्शन को आप सॉल्व करिए। मैं अभी लास्ट में वो छोड़कर चला जाऊंगा, तो प्लीज आप उसे सॉल्व करिए अच्छे से।
और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सारे आंसर्स को करेक्ट किया है। अगर सारे आंसर करेक्ट हैं तो मैं आपको कमेंट करूंगा और मैं बताऊंगा, अगर गलत हैं तब भी मैं आपको कमेंट करूंगा। सो थैंक यू सो मच यार, ये मैंने एक तरफ से एक कोशिश करके देखी है कि यार आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सके या कुछ कुछ क्वेश्चंस के अराउंड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत समझा सकूं और आपको समझ में आ सके कि शायद अगर आप उस किसी चीज से मिस कर रहे थे तो आप वो आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज। नाउ मैं छोड़ के चला जाता हूं। कूल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और मैं क्या करूंगा, अगर यहां से आपको इशू हो रहा है तो मैं ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे अच्छे से लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।